हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे 25 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम नेट सेट टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो में मैंने ऑप्शंस इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि कभी कभी ऑप्शंस की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है या कभी कभी हमको गलत ऑप्शन ही याद रह जाता है, तो मैंने वो कन्फ्यूजन मिटाने के लिए इसमें ऑप्शन नहीं इंक्लूड किए हैं। मैंने बस 25 क्वेश्चंस निकाले हैं और उन क्वेश्चंस के बारे में मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है। मतलब सिर्फ ऑप्शन के हिसाब से ही नहीं, थोड़ी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी ताकि अगर उस पॉइंट को लेकर अगर कोई भी सवाल आप आए तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि डॉक्टर जॉनसन की जो डिक्शनरी थी वो कब पब्लिश हुई थी। तो डॉक्टर जॉनसन की डिक्शनरी जो थी वो पब्लिश हुई थी 15 अप्रैल 1755 में। ये कभी कभी सिर्फ ईयर ही पूछते हैं, लेकिन अगर डेट भी पूछे तो आपको याद रहना चाहिए कि 15 अप्रैल को वो पब्लिश हुई थी। इसमें टोटल 2348 पेजेस थे। और आपको ये आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक ट्रिविया समझ के इसको याद रख लो कि इनकी डिक्शनरी पब्लिश होने के 173 ईयर्स के बाद ऑक्सफोर्ड ने अपनी ऑफिशियल डिक्शनरी निकाली थी। सेकेंड क्वेश्चन ये था कि बोझ किसका पेन नेम है। पेन नेम मतलब स्यूडोनेम होता है या स्टेज नेम बोल सकते हो, जिसको राइटर्स यूज करते हैं। कभी कभी कुछ राइटर्स कोई वर्क होता है जो अपने नाम से नहीं पब्लिश करना चाहते, तो वो किसी और का नाम लेके या कोई ऐसा क्वर्की सा नेम लेके अपना वर्क लिखते हैं। तो चार्ल्स डिकेंस ने भी वही किया था। उन्होंने बोझ इस नाम को यूज किया था और उन्होंने इस पेन नेम के अंदर स्केचेस पब्लिश किए थे। अभी ये जो स्केचेस है ये ड्राइंग नहीं है। इन स्केचेस का मतलब है कि वो डेली की लाइफ में कुछ कोई चीज़ें होती है उसको वो दिखाते थे कि आज इस कैरेक्टर के साथ ये हुआ, उस कैरेक्टर के साथ वो हुआ, और उनके एवरीडे स्ट्रगल्स के बारे में वो बताते थे। और ये जो उनके स्केचेस थे ये पब्लिश हुए थे 1833 से 36 के बीच में। पीरियोडिकल्स के में पब्लिश होते थे, तो वो हर 2-3 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद जितने भी पीरियोडिकल्स थे वो उसमें पब्लिश हुए थे। 1833 से 36 तक वह रेगुलरली पब्लिश हुए थे। और इसके बाद 1839 में इन सबको कंपाइल किया गया और उनको एक एज अ बुक फॉर्मेट में पब्लिश किया गया था। और इन स्केचेस का नाम भी वही था, बॉजर्स स्केचेस। थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि शेक्सपियर के प्लेस में सुसाइड कितनी बार अटेम्प्ट हुआ था। बोलने से बेटर ये होगा कि कितनी बार डेपिक्ट किया है। तो शेक्सपियर के प्लेस में, सारे प्लेस में मिलाकर टोटल 13 टाइम्स सुसाइड को दिखाया गया है। पीवी शेली जो थे उन्होंने जॉन कीट्स को ग्रीक बोला था। अभी उन्होंने जॉन कीट्स को ग्रीक इसलिए बोला था क्योंकि जॉन कीट्स की पोइट्री है, अगर आप उनकी पोइट्री देखो तो उसमें काफ़ी सारे ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं। जैसे लामिया एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। लामिया उनकी एक पोयम है। लामिया एक ग्रीक माइथोलॉजी में एक लेजेंड है जिसमें एक वैम्पायर के ऊपर है। वो एक फीमेल वैम्पायर होती है, वो लोगों को फॉलो करती है, ऐसे करके एक लेजेंड है। तो शैली ने कीट्स ने उनके बारे में पोयम लिखा था। फिर साथ ही में उनका बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है ओड ऑन ग्रीशन ऑन। तो ऐसी सारी पोयम्स जो उनकी जिस पे ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड थी या उन्होंने ग्रीक माइथोलॉजी से इंस्पिरेशन ली थी, उनकी वजह से ही शैली ने उनको ग्रीक बोला था। ग्रीस में लॉर्ड बायरन को हीरो कंसिडर किया जाता है। लॉर्ड बायरन को हीरो इसलिए कंसिडर किया जाता है वहाँ पे क्योंकि आपको पता होगा कि लॉर्ड बायरन काफ़ी टाइम से ब्रिटेन से एग्जाइल में थे क्योंकि उनको पे इमोडेस्टी या इमोरालिटी का एलिगेशन लगे थे। तो वो ब्रिटेन से बाहर ही रहते थे। तो वो कभी स्विट्ज़रलैंड में रहते थे, कभी जेनेवा में रहते थे, अलग अलग जगह पे वो रहते थे। और उनका जो एंड के ईयर्स थे, जब उनकी डेथ होने के कुछ साल पहले तक वो ग्रीस में रहते थे और तभी ग्रीस में एक वॉर चल रहा था और लॉर्ड बायरन ने उस वॉर में पार्टिसिपेट किया था एज ए सोल्जर। तो इसकी वजह से उनको ग्रीस में एज ए हीरो कंसिडर किया जाता है। फिर थॉमस हार्डी की जो इम्पोर्टेंट नॉवेल है टेस ऑफ द डर्बरविल्स, इस नॉवेल में
टेस के इलिजिटिमेट चाइल्ड का नाम क्या है? तो इलिजिटिमेट चाइल्ड का नाम है सौरो। इलिजिटिमेट चाइल्ड का मतलब होता है कि जो शादी से पहले पैदा होता है या फिर उस इंसान के साथ पैदा होता है जिसके साथ आपकी शादी नहीं हुई है। तो आपको वो सीन पता होगा कि इस नॉवेल में टेस का रेप होता है और वो रेप करता है एलेक। तो एलेक के उस रेप की वजह से उसको ये सौरो नाम का बेबी पैदा होता है, ये बॉय होता है। और अनफॉर्चुनेटली वो पैदा ही बीमार होता है, तो वो पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही मर जाता है। फिर आता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि 7 लाइन स्टांजास को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं राइम रॉयल। और ये जो स्टांजा है ये यूजुअली आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। इस स्टांजा को राइम रॉयल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको यूज किया था जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड ने। उन्होंने इसको यूज किया था जस्ट बिकॉज ही वॉज किंग, तो उनकी वजह से यहाँ पे उस स्टांजा को नाम मिला है रॉयल। इसका मतलब ये नहीं है कि जेम्स वन ने ही स्टांजा को पहले यूज किया था। इसके पहले काफी लोगों ने स्टांजा को यूज किया था, जैसे चौसर ने इसको यूज किया था, बीड ने इसको यूज किया था। काफी सारे पोएट्स जेम्स वन के पहले आए हुए थे जिन्होंने इन स्टांजा को यूज किया, बट बिकॉज जेम्स वन ने इसको यूज किया इसलिए इसका नाम पड़ा राइम रॉयल। इसमें 7 लाइन होती है जो राइम करती है और आयम्बिक पेंटामीटर ज़्यादातर यूज होता है। इसके अलावा भी दूसरे मीटर्स भी यूज होते हैं। फिर आता है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी बोलते हैं और ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है कि उनकी लैंग्वेज स्टाइल को क्या बोलते हैं। तो उनकी लैंग्वेज स्टाइल का नाम है एफ्रोस्टिक। एफोरिस्टिक या एफ्रोस्टिक, आपको जैसे बोलना है दोनों करेक्ट है, आप बोल सकते हो। एफोरिस्टिक बोलते हैं इनके लैंग्वेज स्टाइल को। इसका मतलब ये होता है कि वो फ्लावरी लैंग्वेज में लिखते। अगर उनको बोलना है कि तुम ब्यूटीफुल हो तो वो बोलेंगे तुम ब्यूटीफुल हो। वो किसी से कंपैरिजन नहीं करेंगे, कि वो ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हारी आंखें एकदम झील जैसी है या तुम्हारे होठ एकदम गुलाब जैसे है, वो ऐसे नहीं बोलेंगे। वो सिंपल क्लियर कट लैंग्वेज में बोलेंगे। और इसलिए आप देखो तो उनके एसेस का जो साइज होता है वो भी काफ़ी छोटा है। एक आधा पेज में या 1.5 पेज में उनका एक ऐसे ख़त्म हो जाएगा। तो उनकी ये जो क्लियर कट लिखने की आदत है इसको बोलते हैं एफोरिस्टिक। और इसकी वजह से उनको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे बोला जाता है क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे एसेज लिखे। यूजुअली उनके एसेज ऐसे स्टार्ट होते हैं ऑफ, तो ऑफ टीचिंग या ऑफ फ्रेंडशिप या ऐसी वो लव के बारे में लिखेंगे, लेकिन बहुत ही छोटे एसेज होते हैं और वो छोटे एसेज में लेकिन नॉलेज काफ़ी होता है। एक्लॉग एक पैस्टोरल पोएट्री का नाम है। तो एक्लॉग में यूजुअली कैलेंडर्स, मतलब वो हर एक मंथ में कुछ लिखा होता है तो उसको एक्लॉग बोलते हैं। ये यूजुअली डायलॉग फॉर्म में लिखे जाते हैं। पैस्टोरल पोएट्री का ये मतलब होता है कि इसमें शेफर्ड्स होते हैं या कंट्री साइड में होते हैं। तो जैसे आपने वो सुना होगा पैस्टोरल एलिजी करके फॉर्म है जिसमें कोई किसी के डेथ के बारे में लिखते हैं लेकिन उसको सेट करते हैं एक फार्मलैंड वाली सेटिंग में या एक नॉर्मल ऐसा जहाँ पे शेफर्ड्स है, कॉमन लोग हैं जिनका खेती बाड़ी करनी है उनको या एनिमल हस्बेंड्री करनी है, वैसे लोग उनका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है या प्रोटैगनिस्ट होता है। यूजुअली शेफर्ड्स के साथ ही लिखते हैं, लेकिन पैस्टोरल मतलब एक गांव की जगह पे जो पोएम सेट है उसको बोलते हैं। थियोक्रेटस एक पहला पोएट था जिन्होंने एक एक्लॉग लिखे थे और थियोक्रेटस थे ग्रीक। उन्होंने सबसे पहले एक्लॉग्स लिखना चालू किया और वो कैलेंडर्स पे लिखते थे, शेफर्ड्स एक्लॉग। तो उसमें वो हर एक मंथ के बारे में बताते थे कि हर एक मंथ में वो शेफर्ड्स क्या कर रहे हैं। फिर आता है शेक्सपियर का राइटिंग स्टाइल। तो शेक्सपियर का राइटिंग स्टाइल है या वो किस स्टैंजा पैटर्न में लिखते थे, तो वो है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स ये होता है कि जिसमें मीटर होता है लेकिन राइम स्कीम नहीं होती। मीटर है लेकिन राइम नहीं है, ठीक है। और ये जो मीटर यूज करते थे वो यूजुअली होता था आयम्बिक पेंटामीटर। फिर ये सवाल भी काफ़ी बार पूछा गया है कि मिल्टन कब ब्लाइंड हुए। तो मिल्टन ब्लाइंड हुए उनकी एज के 44 ईयर्स में। इनके बाद में उन्होंने एक सोनेट भी लिखी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिन पे वो उनका
स्ट्रगल बताते हैं, जो उनका ब्लाइंडनेस पे उनके स्ट्रगल है, या उनको क्या प्रॉब्लम हुआ जब वो ब्लाइंड होने के बाद वो भगवान को क्वेश्चन कर रहे थे कि मुझे ब्लाइंड क्यों बनाया, लेकिन बाद में उन्होंने वो एज अ ब्लेसिंग करके लिया। और ये जब ब्लाइंड हुए तो तभी वो पैराडाइज लॉस्ट को लिख रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, इसके बाद अपने ब्लाइंडनेस के बाद अपनी डॉटर्स को वो डिक्टेट करने लगे रोज कि ये लिखो ये लिखो। फिर वो पूरा पोएट्री आगे का उन्होंने अपनी डॉटर को डिक्टेट किया, और उन्होंने उनकी डॉटर ने मिल्टन के कहने पे वो पूरी पोयम वैसे लिखी। फिर टचस्टोन जो कैरेक्टर है वो शेक्सपियर के किस प्ले में अपीयर होता है, तो वो अपीयर होता है एज यू लाइक इट में। ये एक पैस्टोरल प्ले है, और इस प्ले में टचस्टोन का कैरेक्टर है, और ये है कोर्ट जेस्चर। कोर्ट जेस्चर का मतलब क्या होता है कि वो कोर्ट में या फिर किंग के जो दरबार में जो जोकर होते हैं या जो हंसी मजाक करने वाले लोग होते हैं उनको कोर्ट जेस्चर बोलते हैं, तो वो टचस्टोन करते थे। A Defense of A Defense of Lucknow is a poem written by Lord Alfred Tennyson। ये काफी बार पूछा गया है। इस पोयम में उन्होंने म्यूटिनी के बारे में लिखा था, जो इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है। तो लखनऊ में एक म्यूटिनी हुआ था इंडियन सोल्जर्स का, तो उसके बाद उसको डिपिक्ट करते हुए या उसके बारे में पूरा अकाउंट देते हुए उन्होंने ये पोएट्री लिखा है। प्राउड मेसी ये क्या है, तो प्राउड मेसी के बारे में पूछा था कि ये एक बैलड है। बैलड वो होता है जो किसी के फेवर में या किसी सोल्जर को प्रेज करने के लिए एक सॉन्ग लिखा जाता है, तो उसको बोलते हैं बैलड। महाराष्ट्र में ऐसे सॉन्ग्स को पोवाड़ा बोलते हैं, जो शिवाजी महाराज के लिए लिखते थे। तो उसमें वो शिवाजी महाराज की तारीफ करते थे कि उन्होंने कैसे वॉर किया, या वो मतलब किसी एकदम ऐसे फॉरवर आ जाता है नेशनलिज्म का। जैसे अगर आप वो गाना देखो, आरंभ है प्रचंड, तो इवन दैट कैन बी कंसिडर्ड एज बैलड। या फिर वो घमंड कर, इवन दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ बैलड, कि वो सॉन्ग किसी को प्रेज भी कर रहा है एंड एट द सेम टाइम वो हमको भी इंस्पायर करते हैं कि कुछ हम लोग भी अपने लाइफ के साथ कुछ करें। तो ये जो बैलड है ये लिखा था सर वॉल्टर स्कॉट ने, और ये उनकी जो एक नॉवेल है हार्ट ऑफ मिडलोथियन, इस नॉवेल में वो अपीयर होती है, और उस बैलड का नाम है प्राउड मेसी। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि में कितने सॉन्ग्स है, तो उसमें टोटल है 103 सॉन्ग्स है। और इस गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज भी मिला था, और उनको नोबेल प्राइज मिलने में W.B. येट्स ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने जब गीतांजलि पढ़ा उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने वो नोबेल कमेटी को रेकमेंड किया था, और उनकी रेकमेंडेशन पे रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल दिया गया था। नेक्स्ट है इफ पोप बी नॉट अ पोएट वेयर इज पोएट्री टू बी फाउंड। ये किसका कोट है, तो ये कोट है डॉक्टर जॉनसन का। डॉक्टर जॉनसन ने काफी सारे क्रिटिकल एसेस लिखे थे, बायोग्राफिकल एसेस लिखे थे, जिसमें वो हर एक पोएट की या फिर प्ले राइट के बायोग्राफी के बारे में कुछ बायोग्राफी के डिटेल्स को उनके जो वर्क्स हैं उनसे वो कंपेयर करते थे कि कौन सा वाला उनके बायोग्राफी से या फिर उनके लाइफ से इंस्पायर्ड है, या फिर वो लिखते वक्त वो पोएट क्या कर रहा था, या वो प्ले राइट क्या कर रहा था। ऐसे काफ़ी उनका एक डिटेल्ड ये है एसेज है। उन्होंने शेक्सपियर पे भी एसेज लिखे हैं, और उनका जो एक एसे है लाइफ ऑफ पोप, इसमें उन्होंने अलेक्जेंडर पोप के बारे में ये बोला था। अलेक्जेंडर पोप के बारे में उन्होंने बोला कि अगर पोप पोएट नहीं होते तो फिर हमको पोएट्री मिलती ही नहीं कहीं भी। जॉन मिल्टन जो थे उनको लेडी ऑफ क्राइस्ट बोला जाता था। अगर आप कभी गूगल करो जॉन मिल्टन का फोटो या इमेज, तो आपको पता चलेगा कि उनके बाल लंबे थे, और वो थोड़ा उनके जो फीचर्स थे वो थोड़े फेमिनिन थे। इसकी वजह से उनको लेडी बोलते थे, और क्राइस्ट इसलिए क्योंकि वो प्यूरिटन थे। उनका क्रिश्चियनिटी में काफ़ी यकीन था, वो जीसस क्राइस्ट के लाइफ को काफ़ी अध्ययन करते हुए चलते थे, बाइबल को लेके पढ़ के वो काफ़ी अपनी लाइफ वैसे जीते थे। और अगर आप देखो जैसे उनका पैराडाइज लॉस्ट भी, उसमें भी वो भगवान की तारीफ करने के लिए उन्होंने लिखा है, तो उसकी वजह से उनको लेडी ऑफ क्राइस्ट बोलते थे, क्योंकि उनका अपीयरेंस थोड़ा फेमिनिन था, वो लड़की के जैसे उनके बाल लंबे थे, उनके फेशियल फीचर्स भी थोड़े गर्ल के जैसे थे।
एंड एट द सेम टाइम जॉन मिल्टन थोड़े उनको एथलेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, उनको पढ़ाई करने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसलिए उनको ऐसे चिढ़ाने के लिए बोलते थे लेडी ऑफ क्राइस्ट। पैथेटिक फैलेसी ये टर्म कॉइन किया था जॉन रस्किन ने। उनका जो बुक है, सॉरी अरे मैंने गलती से ये लिख दिया, बुक ऑफ मॉडर्न पेंटर्स, इसमें उन्होंने ये पैथेटिक फैलेसी टर्म को कॉइन किया है। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। अगर आपको इस पे कभी लेक्चर चाहिए फिगर ऑफ स्पीच पे तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना। इस टर्म को जॉन रस्किन ने ये किया था। जॉन रस्किन एक एसेइस्ट थे और वो विक्टोरियन एज के टाइम पे थे और उन्होंने काफ़ी सारे एसेज लिखे थे और उन्होंने शेक्सपियर पे भी काफ़ी कमेंट्री की थी। उन्होंने बोला था कि शेक्सपियर के प्लेस में कोई हीरो नहीं होता, उनके प्लेस में हमेशा हीरोइन ही होती है। और उनका ये जो एक बुक है मॉडर्न पेंटर, उसमें उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया, पैथेटिक फैलेसी। फिर है अ पैसेज टू इंडिया इज अ नॉवेल रिटन बाय E.M. फॉस्टर। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। इस नॉवेल को पब्लिश किया था 1924 में और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस नॉवेल में ए है, ए पैसेज टू इंडिया या फिर अ पैसेज टू इंडिया। और एक और चीज़ है, पैसेज टू इंडिया एक पोयम भी है, अभी इसमें ए नहीं है। ये पोयम लिखा है वॉल्ट विटमन ने, जिसको पब्लिश किया था 1871 में। तो इसको ध्यान रखना कि अगर अ पैसेज टू इंडिया है तो E.M. फॉस्टर है, सिर्फ पैसेज टू इंडिया है तो वॉल्ट विटमन है, अ है तो वो नॉवेल है, अ नहीं है तो फिर वो पोयम है। इसको याद रखना। फिर आते हैं जॉन गैल्सवर्दी के बारे में। तो जॉन गैल्सवर्दी ने एक नॉवेल का पूरा ये लिखा था, क्या बोलते हैं उसको, कलेक्शन या फिर पूरा एक ट्रिलॉजी सॉर्ट ऑफ लिखा था। तो उसका नाम है फॉरसाइथ सागा। इस नॉवेल के कलेक्शन में टोटल 3 नॉवेल है और 2 इंटरल्यूड्स है। इंटरल्यूड वो होता है, इंटरवल को बोलते हैं। और जस्ट बिकॉज इसमें 3 नॉवेल्स है तो फिर इसको ट्रिलॉजी भी बोलेंगे क्योंकि उसमें 3 नॉवेल है। फॉरसाइथ सागा में उसका मैं एक जनरल प्लॉट बताती हूँ कि वो लोग अचानक से अमीर हो जाते हैं और फिर वो अपनी न्यू मनी वाली लाइफस्टाइल को कैसे फ्लॉन्ट करते हैं, उनके सोशल स्ट्रगल्स के बारे में, या उनको सोसाइटी, अभी वो अचानक से गरीब से अमीर हुए हैं तो फिर उनकी सोसाइटी कैसे थोड़ी अलग, सोसाइटी में उनका जो प्लेस है वो कैसे थोड़ा अलग हो जाता है, और फिर साथ ही में वो सोसाइटी को कैसे परसीव करते हैं उसके बारे में जॉन गैल्सवर्दी ने लिखा है। जॉन गैल्सवर्दी की एक और नॉवेल है जॉयसलिन। तो इसके बारे में पूछा था कि ये क्या है, प्ले है, शॉर्ट स्टोरी है कि क्या है। तो जॉयसलिन एक नॉवेल है। गैल्सवर्दी ने हेनरी किप्सन के प्लेस को अपना मॉडल बना के लिखा था। हेनरी किप्सन जो थे वो प्रॉब्लम प्लेस लिखते थे। प्रॉब्लम प्लेस वो होता है कि जिसमें आप सोसाइटल स्ट्रगल के बारे में दिखाते हैं, कोई भी एक सोशल ईविल को उठा के उसके बारे में लिखते हैं। तो उसमें प्रोस्टिट्यूशन के बारे में लिखेंगे या फिर एडल्ट्री के बारे में लिखेंगे, जो भी प्रॉब्लम सोसाइटी में है उन प्रॉब्लम्स का लोगों की लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है या फिर लोग उसको किस तरीके से फेस करते हैं, वो जिस प्ले में डिपिक्ट होता है उनको बोलते हैं प्रॉब्लम प्लेस। और हेनरी किप्सन उनके बारे में लिखते थे और जॉन गैल्सवर्दी ने हेनरी किप्सन के प्लेस को अपना मॉडल बना के उनके प्लेस लिखे थे। फिर आखिरी का क्वेश्चन कि डेविड रॉबर्ट्स किस नॉवेल में किस बुक में अपीयर होते हैं। तो वो गैल्सवर्दी की द स्ट्राइफ में अपीयर होते हैं। ये इस नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट है। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ ऐसी आपको और सीरीज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताना। थैंक यू।